हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, साइंस, केमिस्ट्री एंड आर्टिकल। तो दोस्तों ये जो वीडियो बनाई गई है ये आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी एमटीएस के 30 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक से। तो उन सभी टॉपिक को ध्यान में रखकर उसी आधार पर ये वीडियो बनाई गई है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति को कौन सी वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है? कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, राष्ट्रपति द्वारा संसद की या आपकी राज्यपाल की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा संसद की वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का गठन कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और न्यायपालिका। तो आई होप इसको तो सभी को पता होगा। जो आपकी संसद का गठन होता है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से होता है। अगर पूछा जाए संसद और राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं तो आपको याद रखना है सरला से 79, 80, 81। आपका ला से लोकसभा, रा से राज्यसभा और सा से संसद। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 112 के अनुसार भारत का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो जो आपका जो बजट होता है वो प्रस्तुत किया जाता है आपके वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है, अनुच्छेद 82 के अनुसार किसकी जनगणना के अधिकार आधार पर लोकसभा की सीटों का पुनः आवंटित किया जाता है? तो ये बताना था जो किसके आधार पर जो है लोकसभा में सीटों को पुनः आवंटित किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों की जनगणना के आधार पर, जनसंख्या जनगणना के आधार पर, आर्थिक जनगणना के आधार पर या सभी उपरोक्त? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जनसंख्या जनगणना के आधार पर। अब यहाँ पे जनगणना आ गई है तो इसके बारे में बता दें तो जो 2011 की जनगणना थी वो क्या थी? 7वीं जनगणना थी। ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद से। और अगर पूछा जाए 2011 की जो जनगणना है उसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका अगर मोटो आपका वो पूछा जाए क्या बोलते हैं? शुभंकर। तो शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षक था। क्या था? प्रगणक शिक्षक। ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना है कि जो आपका शुभंकर था वो था आपका प्रगणक शिक्षक। और पूछा जाए सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, 1872 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछा जाए किसने इसका टाइम फिक्स किया था कि 10-10 साल के बाद ये जनगणना होगी तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी से। फिर आपका क्या हुआ था? टाइम पीरियड फिक्स हो गया था। ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 105 में क्या अधिकार है? तो आपका विधायिका का अधिकार है, संसद के सदस्यों का विशेष अधिकार है, न्यायपालिका का अधिकार है या राष्ट्रपति का अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है संसद के सदस्यों का विशेष अधिकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 105 में। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल का क्या अधिकार है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है विधेयक को पारित करना, विधेयक को अस्वीकृत करना या विलंब करना, न्यायपालिका की नियुक्ति करना या सभी उपरोक्त। तो अनुच्छेद 200 के अनुसार क्या है? जो राज्यपाल है किसी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या स्वीकृत कर सकता है। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा या राष्ट्रपति द्वारा? तो अगर हम बताएं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें कौन-कौन भाग लेता है? तो आपको याद रखना है संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। और विधानसभा के आपके जो निर्वाचित सदस्य हैं ये भाग लेते हैं। और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी हैं यहाँ के जो आपके विधानसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वो भाग लेते हैं। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव में सभी जो संसद के दोनों सदन हैं और आपके विधानसभा के जो सदस्य हैं और आपके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं भाग लेते हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी या गंगोत्री। तो जो गंगा नदी निकलती है वो आपकी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है। जो यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड, जो हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका ये निकलती है हरिद्वार से या यमुनोत्री से या प्रयागराज से या मथुरा से। तो ये भी आपकी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, जो कहाँ है? उत्तराखंड के
यमुनोत्री, ठीक है, वहाँ पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर, अरुणाचल प्रदेश, असम या नेपाल? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो उद्गम स्थान है वो आपका क्या है? मानसरोवर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शन है अमरकंटक, पंचमढ़ी, सतारा या महाबलेश्वर। तो आई होप सभी को ये पता होगा जो नर्मदा नदी है वो आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और आपकी नर्मदा नदी और आपकी जो ताप्ती नदी है ये किस दिशा में बहती हैं? ये आपकी किस दिशा की ओर बहने वाली नदी है? या आपकी पश्चिम दिशा में बहने वाली क्या है? नदी है, ठीक है, पश्चिमी दिशा। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है पुरी, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर या कांचीपुरम। तो कृष्ण भगवान जैसा कोई बलि नहीं है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। बलेश्वर मतलब महाबलेश्वर से आपकी क्या निकलती है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़, ब्रह्मगिरी पर्वत, अरावली या विंध्याचल पर्वत। तो जो आपकी कावेरी नदी है इसका उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है गोदावरी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है नागपुर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक या सतारा। तो आपकी जो गोदावरी है ये आपकी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। तो जो आपका है सतलज नदी वो आपकी निकलती है राजस्थान से, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है चंबल नदी कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शन है जनापाव पहाड़ियाँ, चित्तौड़गढ़, कोटा या ग्वालियर। तो जो आपकी चंबल नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो आपका है क्या? जनापाव पहाड़ियाँ। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? गोदावरी का उद्गम स्थान ये रिपीट हो गया है, इसका मैंने उत्तर बता दिया था, त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार कौन सा तत्व पहले तत्व की तरह गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन है पांचवा तत्व, छठा तत्व, सातवां या आठवां। तो न्यूलैंड के जो अष्टक नियम इसके अनुसार जो पहला तत्व है आठवां तत्व के गुणधर्मों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूलैंड के अष्टक नियम का अनुशासन नहीं करता है? ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? कोबाल्ट। आपके लिथियम, सोडियम और कैल्शियम ये सभी क्या करते हैं? न्यूलैंड के अष्टक नियम को फॉलो करते हैं। आपको याद रखना है कि कौन कौन से आपके तत्व हैं जो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड का अष्टक नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है आवर्त, आवर्धन, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन संरचना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक डॉट डॉट तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। तो ये बता दिया हूँ आठवां, ठीक है। ये मैंने दोबारा लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है श्वसन प्रक्रिया को बढ़ावा देना, कोश या भित्ति का निर्माण करना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण करना या एटीपी का उत्पादन करना। अगर पूछा जाए एटीपी का फुल फॉर्म क्या है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये आपको भी याद रखना है। तो जो पौधों में नाइट्रोजन का कार्य होता है वो क्या कार्य होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स का संश्लेषण करना, ठीक है। इसका मैंने क्या कर दिया, वर्णन भी कर दिया, आप आसानी से पढ़ लेंगे जब हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। कार्बन पौधों में किस रूप में प्रवेश करता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, पानी या मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 की फॉर्म में क्या होता है? पौधों में प्रवेश करता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है फास्फोरस किस महत्वपूर्ण अणु का हिस्सा है? ग्लूकोज, डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड या लिपिड। तो जो आपका फास्फोरस है इसका प्रतीक भी आपको याद रखना है क्योंकि प्रतीक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपका जो फास्फोरस है ये किस महत्वपूर्ण अणु का हिस्सा है? वो आपका है डीएनए और आरएनए का। आपसे अगर पूछा जाए डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक क्या है? आपका एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है सल्फर पौधों में किसके निर्माण में शामिल होता है? विटामिन, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड या लिपिड्स। तो जो सल्फर है वो किस पौधों में किसके निर्माण के लिए शामिल होता है? तो जो सल्फर है इसका जो यूज होता है अमीनो एसिड के निर्माण में होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये याद ही रखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से तत्व आते हैं, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन, जिंक या फास्फोरस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका जिंक। जिंक आपका एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जबकि नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधों के लिए आवश्यक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात की जा रही है, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर या सल्फर। तो जो इसका ही आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है कॉपर, ठीक है। और जो आपके पोटेशियम और आपका है कैल्शियम और आपका सल्फर है, ये आपके क्या हैं, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। आपके इनके प्रतीक चिन्ह भी याद रखना है। और पूछा जाता है कि पोटेशियम किस जो लैटिन है, लैटिन में इसका क्या नाम है, तो इसका जो लैटिन नाम है केलियम, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपका पहला प्रतीक चिन्ह के यूज किया गया है पोटेशियम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, बोरान, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो यहाँ फिर से आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, बोरान, ठीक है। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आपके क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जबकि आपका बोरान माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। निम्नलिखित में से किस तत्व को माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में रखा जाता है। सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो आपका आयरन, आयरन को हम किस में रखते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट में रखते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह भी याद रखना है, Fe होता है। सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में रखते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावरहाउस क्यों कहा जाता है। ऑप्शन है, या कोशिका को ऑक्सीजन प्रदान करता है, या कोशिका को शक्ति देता है, या एटीपी का उत्पादन करता है, या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ये एटीपी का उत्पादन करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आपको याद रखना है क्योंकि इसका पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा का उत्पादन, विषैले पदार्थों का पाचन या कोशिका विभाजन। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो मेन वर्क होता है वो होता है आपका ऊर्जा का उत्पादन, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। आपकी कोशिका का उजागर, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। आपका ऑप्शन है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, आपका या ऊर्जा का उत्पादन करता है, या कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है, या कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन सी, या कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो मैंने ये बता ही दिया, इसका मेन कार्य क्या था, आपका इसका कार्य हो जाएगा जो विषैले पदार्थ हैं उसका पाचन करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम का मुख्य कार्य बताना है। आपके ऑप्शन है, एटीपी का उत्पादन करना, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन या डीएनए का संश्लेषण करना। तो जो आपका राइबोसोम इसका मेनली जो मेन फंक्शन है वो आपका क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में इसका यूज होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल लाइसोसोम में, साइटोप्लाज्म में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, केवल कोशिका के केंद्र में होते हैं। तो जो आपके राइबोसोम होते हैं ये आपके पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सेंट्रियोल्स का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन में मदद करना, ऊर्जा उत्पादन करना या कोशिका की रक्षा करना। तो जो आपके सेंट्रियोल्स हैं इनका जो मेनली काम होता है वो आपका काम होता है कोशिका विभाजन में हेल्प करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, लाइसोसोम किस प्रकार के एंजाइम से भरे होते हैं। एंजाइम जो डीएनए का संश्लेषण करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या आपके एटीपी संश्लेषण एंजाइम या राइबोजाइम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ये क्या होते हैं, फिल होते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन या लिपिड। तो जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं इसमें जो आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है उसका नाम है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक कोशिकाओं में आपका राइबोसोम के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पे आपको दिया है, प्रोक्रियोटिक में 70S और यूक्रियोटिक में 80S राइबोसोम होते हैं, दोनों में 80S राइबोसोम होते हैं। प्रोक्रियोटिक में 80S और यूक्रियोटिक में 70S राइबोसोम होते हैं, दोनों में 70S राइबोसोम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है क्या हो जाता है, प्रोक्रियोटिक में आपके 70 आपके S होते हैं और यूक्रेटिक में 80S राइबोसोम होते हैं। और यहाँ पे जो एस दिया है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है श्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले मुगल साम्राज्य से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जो बाबर है उसने किस वर्ष पानीपत की पहली लड़ाई जीती थी। तो वो जीती थी किससे, इब्राहिम लोदी से 1526 ईस्वी में, ठीक है। और पूछा जाए 1527 में क्या होता है, तो खानवा का युद्ध लड़ा था। 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा था, तो इसने कौन सा युद्ध लड़ा था, मेदिनी राय के साथ। ये आपका लड़ा था चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और 1529 ईस्वी में इसने क्या लड़ा था, अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध लड़ा था। और ये सभी युद्धों में क्या हुआ था, विजय हुआ था, मतलब जीत गया था, ये आपको याद रखना है। और जो आपको यहाँ पे बताया था क्या 1527 में खानवा का युद्ध ये किसके साथ लड़ा गया था, तो राणा सांगा के साथ लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें भी बाबर ही जीता था। तो इन बातों को आपको याद रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही भर भर के पूछे जा रहे हैं।
और आपका ये है कि 1605 ये आपकी डेट दी गई थी ऑप्शन में। यहाँ पे क्या हुआ था, तो इस समय जहांगीर के शासन की शुरुआत हो रही थी, ठीक है। इसमें मतलब जो है जहांगीर क्या हुआ था, राजगद्दी पे बैठा था। 1707 इसमें क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आपका अगला है अकबर का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ, तो आपका ऑप्शन है 1556, 1576, 1586 या 1605। तो जो अकबर का शासनकाल प्रारंभ हुआ था तो 1556 में। और इसी सन में कौन सी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच, तो वो आपकी हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, मतलब पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है। और इसमें कौन जीता था, तो इसमें जीता था अकबर, ठीक है, अकबर जीत गया था, ये बात तो आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको दिया है 1576, इसमें क्या हुआ था, हल्दीघाटी का बैटल हुआ था जो अकबर और महाराणा प्रताप के संघर्ष में हुआ था, ठीक है। 1605 ये क्या है, यह अकबर की मृत्यु का वर्ष था, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित प्रसिद्ध स्मारक है, प्रसिद्ध स्मारक आपको बताना है। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। तो वो आपका था ताजमहल, ठीक है। लाल किला भी बनवाया था, लेकिन यहाँ प्रसिद्ध स्मारक पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे ताजमहल ही इसका उत्तर देंगे क्योंकि ये 7 अजूबों में भी है, ठीक है। तो अब आप देख लेते हैं इसमें क्या-क्या है। जैसे ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। लाल किला इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। कुतुब मीनार जिसका जो निर्माण करता है वो कुतुब बिन ऐबक है। और फतेहपुर सीकरी जो अकबर द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है, ये आपकी यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था, ऑप्शन है नूरजहां, हमीदा बानो, जोधाबाई या रजिया सुल्तान। तो आपकी जहांगीर की जो पत्नी है उनका नाम था नूरजहां, ठीक है। आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि जहां से आप क्या कर लेना, जहां क्या करना, जहांगीर से आप जहां ले लेना और नूरजहां का भी जहां ले लेना, तो आप याद कर सकते हैं नूरजहां जहांगीर की वाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या कर दिया, जैसे हमीदा बानो ये कौन थी, तो ये अकबर की माता थी, ठीक है। जोधाबाई जो अकबर की पत्नी थी, रजिया सुल्तान जो दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी, तो आपकी थी रजिया सुल्तान। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मुगल साम्राज्य में कैसे-कैसे लोग मतलब किस प्रकार से इन्होंने शासन किया, तो सबसे पहले कौन आए थे, आपके बाबर आए थे, उसके बाद कौन आए, आपके हुमायूँ आए, उसके बाद कौन आए, अकबर आए, अकबर के बाद कौन आए, अकबर के बाद आपके आए जहांगीर आए, जहांगीर के बाद आप कौन आए, शाहजहां आए और शाहजहां के बाद औरंगजेब आया, फिर औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। तो ये आपको याद रखना है कि इनका क्रम क्या था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आपका यहाँ औरंगजेब और यहाँ पे आपका हो जाएगा बहादुर शाह, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लागू किया, ऑप्शन है जजिया, लगान, किराया, दस्तबंद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आने वाले आपके जो एग्जाम है सीसीएमटीएस में उसमें छपने वाला है, ये मान के चलिए। तो जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो जजिया कर, ठीक है। जजिया ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था जिसे औरंगजेब ने पुनः लागू किया था। लगान क्या था, ये किसानों से लिया जाने वाला कर था। खिराज क्या था, यह भूमि कर था। और दसबंद क्या था, यह सिख धर्म में लगाया जाने वाला कर था, ठीक है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट इनको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, वर्धन वंश से आ गए हैं। आपके वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन या नागभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रभाकर वर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन वर्धन वंश के प्रतापी शासक थे, राज्यवर्धन हर्षवर्धन के बड़े भाई थे और नागभट्ट क्या थे, या प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है। प्रारंभिक राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रयाग, पाटलिपुत्र, थनेश्वर, कन्नौज। तो थी थनेश्वर। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कन्नौज को क्या कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। पहले इनकी क्या थी, थानेश्वर थी, बाद में इन्होंने कन्नौज बनाई थी अपनी राजधानी। यहाँ पे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र किसके समय की राजधानी थी, तो यह मौसम राज की राजधानी थी, ठीक है। प्रयाग क्या था, प्रयाग में जो हर्ष ने क्या किया था, सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव आयोजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन की दरबारी कवि कौन है, ये इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है, कालिदास, भारभट्ट, हर्षचरित या बल्लभ। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हर्षवर्धन की दरबारी कवि थे वो आपके कौन थे, भारभट्ट जी थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कालिदास कौन थे, ये गुप्तकालीन कवि थे। और आपकी हर्षचरित भारभट्ट द्वारा लिखी गई हर्षवर्धन की जीवनी है। नेक्स्ट हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया था, ऑप्शन ए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म। तो जो हर्षवर्धन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। और जैन धर्म को किसने अपनाया था, तो ये धर्म महावीर द्वारा प्रवर्तित था, ठीक है। वैष्णव धर्म जो विष्णु की उपासना करने वाले लोग इस धर्म के अनुयायी हैं। शैव धर्म जो शिव की उपासना करने वाले लोग उन्हें शैव धर्म को मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई, 606, 647 ईस्वी, 710 ईस्वी या 800। तो जो हर्षवर्धन है इनकी मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में और राजगद्दी पे कब बैठे थे, 606 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने सब कुछ, ठीक है। आपका अगला है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है,
सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म सभ्यता, बौद्ध सभ्यता या गुप्तकालीन सभ्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है क्या? आपको इसे हम किस नाम से जानते हैं? आई होप सभी को ये प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, या इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है मृतकों का टीला, पानी का स्थान, पर्वतों का नगर या व्यापारिक केंद्र। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख रूप से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी और लोहा। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे सबसे ज्यादा आपका तांबा या कांसा का उपयोग करते थे, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन सी धातु से अनजान थे? तो वो आपकी थी लोहा, आपका प्रतीक चिन्ह है Fe, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगरों के में प्रमुख रूप से क्या व्यवस्था थी? जल निकासी, विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा दीवार या व्यापारिक केंद्र। तो आपकी जल निकासी प्रणाली भी थी और कुछ जगह आपकी सुरक्षा दीवार भी थी, लेकिन मेनली अगर प्रमुख पूछा जाएगा तो आपको बताना है जल निकासी प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु पवित्र माना जाता था? ऑप्शन है हाथी, सांड, गाय या घोड़ा। तो ये लोग जो पवित्र मानते थे जिस जानवर को, वो था आपका सांड, ठीक है। और गाय किस समय की पवित्र मानी जाती थी? ये मानी जाती थी वैदिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आपको अगर पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें। थैंक यू।